ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟੈਂਡ ਆਓ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਲੈਸਨ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਵੀ ਚੜੂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਨੇ ਸਿਆਣ ਦੇਣੀ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਵਾਲੇ ਸੂਲੀ ਬਿਨਾ ਸਹਾਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਖੁਦੂ ਉਹ ਪਿਸ਼ੌਰ ਵੀ ਸੁਣ ਕੱਟੇ ਉਹਨਾਂ Comrades, this is Vanguard and today our guest Sangeeta Beniwal ji, उन्होंने पास्ट चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन ने चेयरपर्सन दे पोस्ट से सर्व किया है 2 टर्म एंड ऑल्सो 24 जनरल इलेक्शन में कंटेस्ट किया था पाली कॉन्स्टिट्यूंसी से एंड बड़ी ब्रेव तरीके से लड़े थे मैडम सो वेलकम मैम। नमस्ते मैम फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विथ योर पास्ट जर्नी लाइक इस कमीशन में आए तो इसका जो आजकल हर जगह अपन फेस करते हैं इवन स्कूल से लेके कॉलेज या वर्क प्लेस पे तो इसका रूट कोज क्या है? कमीशन तो होते हैं पेपर भी होते हैं इंक भी होते हैं सारा काम जी। इसका रूट कोज क्या है? इसका रूट कोज ये है अवेयरनेस की कमी होना। ओके अवेयरनेस सबसे पहले घर से शुरू होती है। मदर फादर अपने बच्चे को बताता है कि क्या गुड चीज़ है और क्या बैड है तो सबसे पहले बच्चे की शुरुआत वहीं से हो जाती है जो कि पेरेंट्स जो हैं सोचते हैं बच्चा छोटा है अभी तो ये बात उसे करनी नहीं चाहिए तो खुलकर घर वाले पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से बात नहीं करते तो उसको वो एनवायरनमेंट घर पे नहीं मिलता। फिर जब बच्चा स्कूल तक पहुंचता है तो उसको जो उसकी किताबें पुस्तक है टेक्स्ट बुक है वहीं तक पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा। अदर जो नॉलेज है चाहे हम बच्चे की बात करें चाहे बच्ची की बात करें दोनों से ही बात करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या गुड थिंग्स हैं और क्या बैड थिंग्स हैं क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। तो अगर ये बातें स्कूल में घर में पहले से ही बच्चों को सिखा दिया जाए तो बच्चों को काफ़ी कुछ पता लगेगा जैसे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है तो इन सब विषयों पर इन सब टॉपिक पर बच्चों से बात करनी चाहिए घर पर स्कूल में। तो मुझे लगता है कि उसकी रूट कोर्स जो आपने कहा है उसका यही है कि रूट से हम बच्चों को तैयार नहीं करते रेडी नहीं करते इस वजह से कई सारी इस तरह की बातें हमारे सामने निकल कर इन अदर वर्ड एनवायरनमेंट और ओपननेस की ओपननेस ओके सो यू सर्व्ड एज ए चेयरपर्सन योर टर्म योर बोल्डनेस और वी ऑल नो राजस्थान के स्पेशली लोग जानते हैं तो उसमें जो अपॉइंटमेंट होती है उसमें पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखा जाता है हमारे स्पेशली इंडिया में देखा जाता है इस पोस्ट में तो क्या आपको लगता नहीं है कि अभी वैकेंट पड़ी पोस्ट वैकेंट है नेशनल लेवल पे कानून हुआ है राइट सो इसमें ये पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो तो इसमें कुछ सुधार आ सकता है क्या देखते हैं आप? देखिए पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट सही कह रहे हैं आप। इसमें अगर हम किसी पॉलिटिकल पीपल को नहीं रखकर जब इस कुर्सी पे कोई बैठे तो वो एक राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर निर्णय ले ताकि बच्चों के हित में रहे समाज के हित में रहे स्टेट के हित में रहे। परंतु ये परिपाटी बन गई है कि जो गवर्नमेंट आती है वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करती है और वो अपने किसी व्यक्ति को इस पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट पे बैठाती है। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर गवर्नमेंट भी अपने किसी व्यक्ति को इस अपॉइंटमेंट पे रखती है बैठाती है क्योंकि सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि इस अपॉइंटमेंट पे गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करती है चाहे वो किसी अपने क्रोनीज को ऐसा नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते। गवर्नमेंट ये सोचकर ही व्यक्ति को डिसाइड करती है जो इसके लिए बैठकर कैपेबल हो और काम कर सके। जब मैं इस सीट पर थी तो पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर मैंने इस पर काम किया क्योंकि जो भी बच्चा या बच्ची मेरे पास कोई परिवाद लेके आता था कोई कंप्लेन लेके आता था तो मैंने कभी उससे ये नहीं पूछा कि कांग्रेस से बिलोंग करते हो कि बीजेपी से। मैंने उसको उसके हित दिलाया उसका काम किया और आज दिन तक मैंने इतने लोगों को न्याय दिलाया। मुझे नहीं पता कि उनके परिवार और वो कांग्रेस में हैं या भारतीय जनता पार्टी में। मैंने अपना वर्क किया। बैकग्राउंड से मतलब नहीं था? नहीं था। ओके।
मैडम जैसे आपने ये बताया, एक जो एट लार्ज मासेस में जो इमेज बनती है, प्रेजुडिस कह सकती है अपने इसको, कि जिस पे कोई भी चेयरमैनशिप मिलती है किसी भी जो नॉन गवर्नमेंटल बॉडीज होती है, एनजीओ होता है इवन, तो उनमें ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिक्स का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो उसको आप कैसे, ये कॉन्ट्राडिक्शन है एक तरीके से, आप क्योंकि आप खुद भी आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा बैड थिंग है, गुड थिंग है पॉलिटिक्स में आओ, हम तो इवन करते हैं हर चीज़ में पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव पॉलिटिक्स। सो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? एनजीओ इसका रोड मैप तैयार कर रहे हैं, आपका ये कहने का नहीं, मतलब? जो भी एनजीओ में इन्वॉल्व होता है या कोई भी सिविल सोसाइटी की मैं बात करूँ, तो उनमें जो भी वर्क करता है, तो उसके जो पब्लिक डोमेन में ऐसी इमेज बनाई जाती है कि ये पॉलिटिक्स के लिए ज़मीन तैयार कर रहे हैं। देखिए, मैं ऐसा नहीं समझती। जिस तरह से अभी आपने बोला कि मैं स्वयं भी पॉलिटिक्स में आई, मैं अपने बारे में ही बात करूं, दूसरी जगह ना जा कर के, कि जैसे मैंने अपना कॉलेज किया, मैं शादी की, मैं जोधपुर आई, और मेरा एरिया जो था भगत की कोठी, इस एरिया में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा। पार्षद का चुनाव? हाँ, मैं 2 बार यहाँ से पार्षद रही जी। तो उस वक्त जब मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा, तो ऐसा नहीं था कि मैंने कोई बैकग्राउंड तैयार किया, मैं कोई परिपाटी तैयार करी, मैं कोई सिविल काम किया। मेरे ससुर जी जज थे और मैं खुद वकालत कर रही थी, और खाली मेरे इस एरिया को डेवलप करने के लिए किसी ना किसी को आगे आना ज़रूरी था। तो मेरे परिवार ने मुझे सपोर्ट किया और मैं आगे आई डेवलपमेंट के लिए। आप ये चाइल्ड राइट का जो मूवमेंट है ये लड़ते आए हैं, और आज भी मैं देखता हूँ आपके पास कॉल आते हैं। बिल्कुल, इवन आज भी कॉल आते हैं, आपको ट्रस्ट है कुछ समथिंग, दैट्स व्हाई दे कॉलिंग। सो अभी आप इलेक्ट्रल बैटलफील्ड में आ गए, तो क्या डिफरेंस देख सकते हैं आप एज ए पार्लियामेंटेरियन आप जाते हैं, तो कौन से रिफॉर्म आप चाहते हैं, आपका विजन क्या रहेगा? क्योंकि इस फील्ड में आप रहे हैं, तो जरूरी है कि मेन प्रायोरिटी रहेगी आपकी। राइट, बिल्कुल। मैं देखो, कमीशन चेयरपर्सन थी, वो एक अलग रोल था। उसमें एक रोल अलग था कि आप पूरे प्रदेश भर की जो बच्चे थे उनकी मदर बन के रह गए थे, और आपको बड़ी खुशी मिलती थी कि कोई बच्चा या बच्ची आपको फ़ोन करे और आप उस पोस्ट को होल्ड करो, और उसके जो जस्टिस वो चाहता है उनको वो दिलवाओ। उसके बाद की जो खुशी मिलती थी वो एक अलग खुशी होती थी। फिर उसके बाद मैंने मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट का इलेक्शन फ़ाइट किया, और बहुत प्रेम व स्नेह मिला लोगों से। बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा वोट मुझे लोगों के द्वारा मिले। राजस्थान पूरे मैसेज गया था जी, और कम समय के बावजूद भी एक अच्छा चुनाव हमने यहाँ से लड़ा कार्यकर्ताओं के साथ मिलके। फ़र्क इतना ही है कि पहले पूरे प्रदेश में इस तरह के जो भी मामले आते थे बच्चों से संबंधित, वो मैं देखती थी, परंतु अब एक विशेष जिले, पाली लोकसभा का हम कहेंगे, उसमें किसी भी तरह के मैटर आते हैं, चाहे पानी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे बच्चों की बात हो, वो सारी चीज़ें मैं एक पाली की देखती हूँ। तो मैंने इस पर काम किया कमीशन चेयरपर्सन में, उससे बेनिफिट तो मुझे मिला ही है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी अनुभव मुझे मिला, और मुझे खुशी है कि आज भी मुझे लोग फ़ोन करते हैं और मैं पहले उनका काम करती हूँ और उसके बाद बताती हूँ कि मैंने त्यागपत्र दे दिया है, ताकि उनको पहले न्याय मिल सके, उनका काम हो सके। संबंधित अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, इनसे बात कर मैं उनके लिए काम करती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हाँ, ओके। आप इस इलेक्शन में क्या लर्न करने को मिला आपको? इस कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का आप शिकार हुए, या जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है पार्टी के अंदर उसका? देखिए, मैं तो ये कह सकती हूँ कि एक तो समय काफ़ी कम मिला मुझे, 20 से 25 दिन का प्रचार का समय मिला, और पाली पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। एक तरफ हम बात करते हैं देसूरी से लेकर ओसिया तक का बेल्ट, इतना लंबा बेल्ट यहाँ पर है, तो सभी जगह सभी 8 विधानसभा आती हैं। प्रत्येक विधानसभा में मैं अपना 1 से 1.5 दिन ही दे पाई, प्रत्येक कार्यकर्ता तक नहीं पहुँच पाई, अपनी बात नहीं पहुँचा पाई, और संगठन भी हमारा उस वक्त तक पूरी तरह से बना नहीं था। और जो 8 विधानसभा हैं उसमें 2 ही विधायक जो हमारे कांग्रेस पार्टी के वो जीते हुए थे, बाकी 6 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। और यहाँ तक पाली की हमारी सीट पर अमित शाह जी
और भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने आके प्रचार प्रसार किया था। और मेरे सामने जो उम्मीदवार थे वो 3 बार से पहले 2 बार सांसद रह चुके थे। उनके पास एक बड़ी टीम थी, उन्होंने पूरा एरिया देखा हुआ था। हालांकि उनकी चुनाव के दरमियान नाराज़गी बहुत थी, बहुत खिलाफत थी, क्योंकि वो जीतने के बाद अपने क्षेत्र में ना तो कभी गए ना कोई विकास की उन्होंने बात की। परंतु मैं कहती हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचार प्रसार फैला रखा है कि जैसे हिंदू वही हैं, राम भगवान को वही लाए हैं, वही प्रचार प्रसार उन्होंने इस चुनाव में फैलाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह का प्रचार प्रसार फैलाया। इंस्टीट्यूशंस का भी मिसयूज हुआ होगा, क्यों ऑल इंडिया में अपन देखते हैं तो आपका क्षेत्र भी उससे बिल्कुल हुआ। सभी तरह का जो है उन्होंने ताकत झोंक रखी थी। अधिकारियों को पाबंद कर रखा था, कर्मचारियों को पाबंद कर रखा था कि किसी भी तरह अधिक से अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो। तो आज कोई भी शिक्षक है, चाहे वहाँ का अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वहाँ लोगों को प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये सब भी यूज़ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया। 24 में 78 MP है, वुमेन MP बात करूँ तो राजस्थान से 3 है। तो ये जस्ट सिंबॉलिक और टोकन की तरह जो भी पार्टी जो नेशनल पार्टी यूज़ करती है, या वो रियलिटी उनकी विल है कि वो चाहती है कि वुमेन पार्टिसिपेशन हो? देखिए, मैं बात करूँ हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में ज़रूर चाहते हैं कि महिलाओं को आगे लाया जाए और हमें मोटिवेट भी किया जाता है। आरक्षण की बात तो मोदी जी ने अभी पिछले बार MP चुनाव से पहले वोट बटोरने के लिए की थी, परंतु हमारी पार्टी में फिर भी राजस्थान में आप देखना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो टिकट बटे उसमें कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को ज़्यादा टिकट दिए। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, और हमारी प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी भी एक महिला थी। तो कांग्रेस पार्टी में मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमारे को अधिक से अधिक मौका मिलता है पार्टी में काम करने के लिए। इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में क्या कहोगे? कांग्रेस पार्टी की आपकी वॉइस सुनी जाती है? हाँ, बिल्कुल सुनी जाती है, तभी इतने हमें मौके मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे सीनियर नेता हम लोगों खुद कम बोलकर हम लोगों को बोलने का मौका देते हैं। अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे महासचिव KC वेणुगोपाल जी आए थे, जिन्होंने एक MLA MP कैंडिडेट्स की मीटिंग भी ली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलो और बताओ। तो बिल्कुल हमें मौका मिलता है। बेकाते अपन आपके फर्स्ट कमीशन की आपने डेटा बताया था 12,000 जो चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ के हरेसमेंट के केसेस पेंडिंग में पड़ी थी एंड पोस्ट वेकेंट थी। तो आपने काफ़ी आलोचना भी की थी उस चीज़ की, और आप रहे थे। तो इसके पीछे क्या रीज़न, मतलब जी अपॉइंटमेंट में कहाँ दिक्कत आती है? अपॉइंटमेंट किसका? जैसे आपके कमीशन में अभी भी वेकेंट पोस्ट पड़ी है, चेयरपर्सन की भी पड़ी है, और भी पोस्ट वेकेंट पड़ी है, अपने कोर्ट में देख लो तो वहाँ भी। हाँ, बिल्कुल मुझे भी समझ नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मुझे दिए हुए इस्तीफ़ा दिए हुए लगभग 1.25 साल हो गया, अभी तक बाल आयोग अध्यक्ष की पद खाली पड़ा है। मुझे नहीं समझ आता, मेरे पास कई सारे टेलीफोन आते हैं, महिला आयोग का पद खाली पड़ा है। तो महिला और बाल से संबंधित जो भी मामले आते हैं तो हम लोग भी उन्हें बता नहीं पाते कि वो अपनी बात और अर्जी कहाँ तक ले जाए, क्योंकि एक बाल आयोग अध्यक्ष या महिला आयोग अध्यक्ष का दायित्व होता है कि वो बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो भी मामले हैं उसको निपटारा करे। तो 1.25 साल की लंबा टाइम हो गया, और हमने देखा कि प्रदेश में कितने सारे बच्चों के दुष्कर्म के मामले हमारे सामने आए, महिलाओं के मामले आए, और महिला और बच्चे अपनी बात कहाँ बताएं। वो समझ नहीं आता भारतीय जनता पार्टी इस अपॉइंटमेंट को क्यों नहीं करती है, क्या कारण है, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा, या पर्ची अभी तक कोई दिल्ली से पहुंची नहीं, जयपुर यहाँ तक, तो वो ये दिक्कत है। एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बड़ा इश्यू है। बिल्कुल, इसमें जब हम और आप जो मास है जी, वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं जी, जो सो कॉल्ड रिलीजन है, कोई भी रिलीजन हो, जो मठ बैठे है, जहाँ भी बैठे है, वहाँ से ऑपरेट होता है। इवन आप बीजेपी के बता दीजिए, उनका जो भी जो बाहर मॉरल स्टैंड कुछ भी दिखाते हो, लेकिन बिहार में भी अपने देखा, हर जगह देखा इस स्तर पर होता है। अपन बात करें गाजा टू गंगानगर एंड साउथ सुडान टू इंडिया, तो
वुमेन एंड चाइल्ड इजी टारगेट होती है। तो अपन ग्लोबल लेवल पे इस चीज़ को देखें तो क्या कोई ग्लोबल पार्टिसिपेशन या अपन मोरल ग्राउंड पे सेम पेज पर आने के लिए कुछ तो मतलब बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे तभी हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपकी अब तो बिग लॉबी है, आप अपोजिशन में हो, कांग्रेस पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे अब तो हम अपोजिशन में हैं, लेकिन हम जब सत्ता में भी थे तब भी हम लोगों ने इस पे बहुत काम किया था कि ये किस तरह से रुके। मैंने स्वयं ने बिहार भी गई थी, गया भी गई थी, वहाँ पर भी मैं उन पेरेंट्स से भी मिली, परिवार से भी मिली। आप गए थे उस टाइम? बिल्कुल गई थी, और मैंने वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से भी बात करी, उनसे भी मिली, और मैं पूरी जानकारी लेकर आई, ग्राउंड तक गई कि क्यों इस तरह से होता है। क्योंकि कई बार जयपुर में हमने देखा कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले हमारे सामने निकल कर आए थे कि एक ही कमरे में बहुत सारे बच्चों को रखा जाता था, उन्हें खिलाया पिलाया नहीं जाता था और बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। इस तरह के कई रैकेट हम लोगों के द्वारा पकड़े गए। तब हमने देखा कि ये मीडिएटर कहाँ से बच्चों को लाते हैं, क्या करते हैं। कभी हमने ट्रेन से पकड़ा, कभी भरतपुर की तरफ से बस आ रही थी तब पकड़ा, तो उन्होंने अपना रूट चेंज कर लिया। कभी वो 2 व्हीलर उससे आते थे, कभी वो बस से आते थे, कभी ट्रेन से आते। तो जब हमने सारी चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का हमको सपोर्ट मिला, फिर हम बिहार भी गए। हमने ये भी देखा कि दोनों मुख्यमंत्रियों का हम MOU भी तैयार करवा के इन चीज़ों को रोकने का प्रयास करें, परंतु दुर्भाग्यवश तब तक सरकार चली गई और हमारी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। सुबह कौन सी होती है, शाम को कौन, तो हमारा जो था वो पूरा नहीं हो पाया। मैं इंडेक्स देख रहा था तो 113 रैंक है आउट ऑफ 180। कॉल रिपोर्ट है, एक ग्लोबल इंडेक्स है मेंबर इंडिया की। सो इट्स वेरी लो एंड 1.60 करोड़ जो है केसेस जो अब्यूज़ के, सेक्सुअल हरेसमेंट के, वुमेन के भी। अब तो आप पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, ये भी आपके सामने बिग इशू है, जी पेंडिंग पर है और रिपोर्ट्स होती नहीं है, तो रिपोर्ट्स बता रहा हूँ मैं जी। तो इसके लिए अवेयरनेस एक और हो गई। दूसरी मुझे ये नहीं लगता आपको कि एम्पावरमेंट, जब फैमिली एक एम्पावर होगी, आपकी फैमिली एम्पावर होगी एजुकेशनली, फाइनेंशियली, तो ये चीज़ें सोल्व नहीं होती। अपन जो कमीशन या गवर्नमेंट जो चीज़ें थोपती है सम सॉर्ट ऑफ, जो इम्पोजिशन वाला काम आई थिंक सो कम करता है। आपका क्या व्यू है इसमें? लाइक आप इम्पोज करके मेरे से कुछ करवा नहीं सकते, बट मेरी विल से मुझे ऐसा कुछ एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कराओ, हेल्थ, एजुकेशन। तो इस पर मैडम आपका व्यू? इंडिया स्टैंड करता है, आप अगर ग्लोबल फोरम में आपको जाने का मौका मिले, आप पार्लियामेंट में, तो और आपका पास्ट में भी चेयरपर्सन थे, उस टाइम कोई ग्लोबल पार्टिसिपेशन थी आपकी डेवलप कंट्रीज़ के साथ, कोई डेलीगेशन गया है? बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हुई, एक बार ही नहीं। हम लोगों ने कई बार इस तरह का पार्टिसिपेशन किया और राजस्थान की बात कई जगह हमने रखी कि हम किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी अप्रिशिएट किया गया हमको और हमारे वर्क को। कौन सी चीज़ लर्न करने को मिलेगी आपके बाहर से, बाहर के एनवायरनमेंट से अपना यहाँ इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो चीज़? जैसे कि हम बात करें चाइल्ड बैगर्स की। ओके। हाँ, चाइल्ड बैगर्स की हम बात करें तो मैंने किसी अन्य स्टेट में जाके देखा कि इस तरह के चाइल्ड बैगर्स वहाँ पर नहीं है। हम बात करें जिस तरह से, मुझे एक और स्टेट का बड़ा अच्छा लगा था, जो ये अपने हुक्का बार वगैरह चल रहे हैं और जहाँ पर बच्चे जो हैं, युवा जनरेशन, पश्चिमी राजस्थान में आ गए, पश्चिमी राजस्थान आ गए, जो एकदम प्योर था। तो ये भी किसी एक स्टेट में था। उन्होंने बताया था कि वो लोग खुद इन औचक पहुंच जाते हैं इन हुक्का बारों के लिए, और उन्होंने काफ़ी कम करवाया है। तो ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो कई सारे स्टेट के कई ऐसे वर्क थे जो हम अडेप्ट करना चाह रहे हैं। हमने यहाँ तक कि एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखी थी जब मेरा कार्यकाल में था, और हमने ये कॉन्फ्रेंस रखी थी माउंट आबू में, ब्रह्म कुमारी आश्रम में। तो सभी स्टेट्स के चेयरपर्सन को हमने इनवाइट किया, एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया और उनके IAS अधिकारी को इनवाइट किया। तब हमारा 3 डेज़ का ये कार्यक्रम था। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कि वो क्या उनका अचीवमेंट है। तो वो कई लोगों ने टेकअप किया, कई स्टेट के लोगों को, कहीं किसी का कुछ अच्छा लगा।
तो हमने इस तरह के काफ़ी वर्क हमारे समय में किए थे। मुझे बड़ा दुख है कि आज जिस जगह पे और जिस ऊंचाई पर हम चाइल्ड राइट कमीशन को लेकर आए थे, उसको और आगे कब बढ़ाया जाए उसका अभी तक हम इंतज़ार ही कर रहे हैं। सेंट्रलाइज हो रहा है पावर का, एंड फेडरल स्ट्रक्चर तो डेड हो रहा है, तो आपका कोऑपरेशन तो हो भी नहीं सकता। एक मेंटल इलनेस मैडम बिग इश्यू है। जैसे मैंने नॉर्वे स्वीडन में देखा था, मैं कुछ देख रहा था स्कॉलर के आर्टिकल, तो वहाँ क्या है कि स्कूल में साइकोलॉजिस्ट एंड थेरेपिस्ट काइंड ऑफ एक और पोस्ट होती है, तो वो पोस्ट होती है स्पेशल, बिल्कुल। और वहाँ 0 चाइल्ड मैरिज है, सब कुछ है, हैप्पीनेस इंडेक्स में सब में अपन देखते हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्डिक जो भी कंट्री है, तो ये अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये हमने भी फील किया था। तो हमने भी एक अपना परफॉर्मा बनाया था और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिया था कि इस तरह का स्कूलों में स्टार्ट कर दिया जाए कि जहाँ पर एक काउंसलर हो, जो बच्चा बच्ची अपने घर पे कोई बात ना बता रहा हो, गुमसुम हो, तो वो मेंटली इल जो आपने बात कही वो उससे पीड़ित हो, तो एक काउंसलर और एक साइकोलॉजी वाला जो है वो रहे, ताकि वो बच्चों को एक पीरियड ही डाल दिया जाए सभी इस क्लासेस में, ताकि उन टीचर्स को पता लग सके बच्चों के हाव भाव से कि वो मेंटली इल है, तो उसका इलाज उसी स्तर पे शुरू हो जाए। और यहाँ तक कि हमने गाँवों में सरपंचों से मिलकर ये भी काम किया कि जिस भी गांव में कोई नशा ना करता हो, जिस भी गांव में कोई चाइल्ड मैरिज ना हो, जिस भी गांव में सभी 100% एजुकेशन से बच्चे जुड़े हुए हों, उन सब जो ऐसा गांव हमें मिलेगा उसको हम आदर्श गांव डिक्लेयर करके और 15 अगस्त से 26 जनवरी को उनको सम्मान दिलवाएंगे। तो मुझे खुशी हुई कि जयपुर के पास 2-3 गाँव थे जिन्होंने इन सभी हमारी चीज़ों को पूरा किया और हमने उन्हें सम्मान भी दिलवाया। मैडम फॉर एग्जांपल मेरे पे ले लीजिए, मेरे 4 बच्चे हैं, मैं गरीबी में जी रहा हूँ, एक गोद में एक अंगुली पकड़ाई हुई है, एक मेरे कंपेनियन ले रखा है, भूखमरी है, उनका गैप भी नहीं है 2 साल 1 साल, इस हिसाब से। तो वो चीज़ें ये कब समझेगा, कब वो एजुकेशन, क्योंकि उसके तो खाली पेट ये चीज़ें नहीं है समझ पाता ना, तो उसको मैरिज वगैरह सारा कुछ सिस्टम हमारी जैसे ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, तो उनका सॉल्यूशन तो इस तरीके से तो नहीं हो सकता। मैं उनका तो सॉल्यूशन एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट गहलोत साहब लेके आए, अप्रिशिएट करता हूँ मैं, एंड वेलफेयर स्टेट का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है गहलोत साहब ने इम्प्लीमेंट किया काफ़ी, चाहे हेल्थ केयर सेक्टर में हो, चाहे और सेक्टर हो, एंड बाहर भी ये उदाहरण गया था। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं उन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? मैडम बिल्कुल, देखिए उन लोगों के लिए भी अपन उसी एरिया में जाकर छोटी मोटी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से उनको वहाँ पर जाकर बात करना, समझाना, पर्सनली टच देना और उन बच्चों को स्कूलों में एडमिशन करवाना, क्योंकि हमने आम व्यक्ति को और वहाँ बैठे हुए जो आप बता रहे हैं जो गरीबी में व्यक्ति हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि सरकार की तरफ से उनके पास क्या योजनाएं हैं, वो कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं। जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी तो बच्चे का शिक्षा जो है वो फ्री थी, किताबें फ्री थी, यूनिफॉर्म फ्री था, यहाँ तक कि बच्चा स्कूल आता था तो दूध पिलाने से लेकर पोषाहार तक भी मुफ्त था। तो एक अभिभावकों को ये था कि हमारा एक बच्चे को तो खान पान और पोषण पूरा उस स्कूल के अंदर जाने पे मिल जाता है, दलिया वगैरह। तो लेकिन खेद और दुख की बात जब होती है, जब आपने बताया कि जो गरीब व्यक्ति घर में है, उसके 4 बच्चे हैं, उस तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए। तो आंगनबाड़ी बहनों के माध्यम से प्रत्येक घर घर तक नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से हम इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं कि क्या सरकार की योजनाएं हैं, और निःशुल्क शिक्षा वाली बात बता सकते हैं, निःशुल्क मेडिकल की हम बात बता सकते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चा आने वाले समय में, हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आने वाले समय में प्रत्येक बच्चा शिक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ शिक्षित होना है। पाठ्यक्रम के बारे में आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जो राजस्थान का पाठ्यक्रम है फेरबदल हो रहा है टाइम टू टाइम, एंड जो बच्चे हैं वो अभी तक मैच्योर नहीं है इनफ, तो उनको ब्रेन वॉशिंग इस तरीके से किया जा रहा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है हमारी वो स्लेव बन रही है एक तरीके से, गवर्नमेंट की स्लेव, वो चैलेंज नहीं कर पा रहे किसी भी चीज़ को, आपको चैलेंज नहीं कर पाएंगे, आप MP हो तो इस स्ट्रक्चर को आप बदलें। कोई रोड मैप है आपके पास, ड्राफ्ट है, कांग्रेस पार्टी कुछ करेगी आएगी? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी, आप देखिए जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी प्रत्येक मूवमेंट को जोरों शोरों से उठाते हैं, पर बड़े खेद की बात है कि
ये पाठ्यक्रम में जो इतिहास को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है वो बड़ा दुखद और खेद का विषय है। आज इतिहास में पढ़कर ही हम और आप लोगों को पता लग पाया है कि किस तरह से इतिहास में हमारे को देश से आज़ादी मिली, किस तरह से पहले मुग़लों का शासन था, किस तरह से राजा महाराजा थे। ये सब चीज़ें हमने इतिहास में कहीं पढ़ी है, तब हमें जानकारी मिल पाई है। परंतु आज इतिहास को बदलने का जो काम किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये महसूस करवाना चाह रही है कि आज़ादी जो है नरेंद्र मोदी जी की सत्ता में आने के बाद मिली, और जिस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रही है, पाठ्यक्रम में जो बदलाव कर रही है और एजुकेशन पॉलिसी की बात कर कर जो बदलाव हो रहे हैं वो बड़े दुखदाई हैं। मैं कहती हूँ बदलाव हो, पाठ्यक्रम में बदलाव हो, परंतु कम से कम इतिहास के साथ छेड़छाड़ ना हो, लोगों को और आने वाले युवा पीढ़ी को कम से कम गुमराह ना किया जाए। हमारे गांव में जो बुजुर्ग बैठते हैं पीपल गट्टा पर, आप जानते हो, वो बात करते हैं कि इतिहास एक गफोड़ है। जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो जो गांव देहात के लोग थे, जो मेहनत कश वर्किंग क्लास थी, उन्होंने लड़ी थी। दे आर ऑल, जो आप राजाओं की बात कर रहे हो और कर रहे हैं, तो वो सर्वेंट थे, ब्रिटिश शासन के हो गए या मुगल शासन के हो गए, सर्वेंट थे कि हमने जो भी जंगे है, गांव की ऑटोनॉमी होती थी, सम सॉर्ट ऑफ। इवन हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने भी गांव में, मेरे आज तक भी वो कोठा वगैरह सारा सिस्टम पड़े, बहादुरी वगैरह करने का, तो गांव की सम सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी होती थी। क्योंकि ये जो बताया जा रहा है ये गफोड़ है। एंड आपने राजाओं की बात की, तो अपन डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी आ गई हमारे, तो अभी चल रहा है, बहुत बार विवाद चल रहा है इन चीज़ों को लेके। तो उन राजाओं को, जो फ्यूडल लॉर्ड थे, उनको ग्लोरीफाई करना सही है कि ये मेरी कास्ट का, ये तेरी कास्ट का, तो वो राजा तो उनकी एक ही कास्ट थी, एलिट क्लास थी वो तो, बिल्कुल, तो उनको ग्लोरीफाई करना राइट है या किस मतलब नहीं, आपके अपने पुरखों को मान सकते हैं, नॉट रॉन्ग थिंग, बट जो चल रहा है आज का सिस्टम आप देखते हो, तो उसके बारे में आप देखिए, मैं कहती हूँ कि जब से देश आज़ाद हुआ है, देश स्वतंत्र हुआ है, उसके बाद सभी लोग समान हैं, और शासन और प्रशासन जो है वो सत्ता में बैठे हुए लोगों का होता है, और राजा महाराजा वाली चीज़ अब हमारे यहाँ पे बीच में रह नहीं गई है। तो पर हम सम्मान करते हैं और हमारे लिए सब सम्मान्य है। जो आज देश के लिए, प्रदेश के लिए अपना जो भी सर्व करता है और जो करते हैं उसका हम हमेशा सम्मान करते हैं, और मैं किसी भी चीज़ पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती, और मैं चाहती हूँ करो, बोल रहे हो तभी आप लड़ोगे, खुल के करो जी। एंड आप इलेक्शन में आवाम की तो सपोर्ट थी आपको, जो बिग लीडर्स की बात करें अपन, जो आपके पक्ष में वॉइस केस करें, तो सबसे बड़ा आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे कि वो खुल के आया था हमारे पक्ष में? एक्सपेक्ट गहलोत जी। देखिए, पार्टी के वरिष्ठ नेता तो सभी मेरे साथ थे, इंडिया गठबंधन भी था, इंडिया गठबंधन का भी सपोर्ट था, हमारी कांग्रेस पार्टी का भी सपोर्ट था, और दिल्ली में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं उनका भी सहयोग था, तभी मुझे टिकट भी मिला और आगे भी मुझे मौका मिल पाया। और ठीक है, चुनाव आपके राइवल किसको मानते हैं अभी राइट नाउ? आप नेक्स्ट टाइम भी कंटेस्ट कर रहे हैं, ये मुझे उम्मीद है टिकट मिलेगी पार्टी से, नहीं मिलेगी तो अपन लड़ेंगे बागीत तरीके। तो किसको राइवल मानते हैं आप? ये जो आई थिंक सो कि आपके जो एमपी है उसको तो नहीं मानती, ये सिस्टम का हो सकता है जो बीजेपी ने जो क्रिएट कर रखा है। यही देखिए, हम तो बीजेपी, मेरी लड़ाई तो एटलीस्ट बीजेपी से ही है, और बीजेपी के जो मेरे सामने कैंडिडेट हैं उन्हीं से है, और कांग्रेस को मैं एक अपना परिवार मानती हूँ। कांग्रेस को अपना परिवार मानती जी। दैट्स नाइस मैम, ग्लेड टू टॉक यू। और आप न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हैं जी? मॉर्निंग में जब तुसी उठते हो क्या चीज़ देखते हो? सब पहले क्या नोटिस करते हो? हम लोग दिन भर मोबाइल में चाहे कितनी भी न्यूज़ देखें, परंतु मेरी भी वही आदत बनी हुई है कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो भी अखबार हैं उनको पढ़ना, ताकि वो हम एक दिन पहले रात को सोशल मीडिया पे देख लें, न्यूज़ में देख लें, लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली अखबार पढ़ के ही मिलती है, सारी न्यूज़ देख के ही मिलती है कि क्या देश दुनिया में चल रहा है। आई थिंक पत्रिका भास्कर तो नहीं लाते होंगे आप ना? पत्रिका भास्कर, नवज्योति, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया सब पढ़ती हूँ। वो सारे पढ़ने के बाद ही मैं अपनी दिनचर्या शुरू करती हूँ, और किसी दिन मुझे सुबह 6 या 7 बजे जयपुर या दिल्ली निकलना पड़ता है, तो उस दिन मेरे ड्राइवर और उन सबको ध्यान है, तो वो सारा अखबार मेरा गाड़ी में रखते हैं, तो मेरा सफ़र में मैं वो सारे पढ़ते हुए उसके बाद ही अपना काम शुरू करती हूँ।
Thank you, ma'am. It's a great honor to talk to you, and Thank you. really I appreciate it. And I would like to invite you in my region श्योर for awareness. And और आप लास्ट कोई कमेंट करना चाहो यूथ के लिए और मैसेज देना चाहो तो? जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आपको महेंद्र सिंह जी का कि आप यहाँ पधारे और आपने मुझसे इतनी सब बातें की, और मुझे खुशी है कि जिस तरह से आप जैसे युवा लोग इस तरह से सारी नॉलेज कलेक्ट करके और अलग अलग क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करके लोगों तक पहुंचाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि लोगों तक सबके व्यू जा पाएंगे। और मैं सभी युवा जनरेशन से निवेदन करती हूं कि जब मुझे सरकार के द्वारा बाल आयोग अध्यक्ष का मौका मिला था तब मैं आप सब तक पहुंची थी, परंतु मैं फिर भी चाहूँगी कि आज आप सभी प्रदेशवासियों से कि कृपया करके अभिभावकों से कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, नशे से दूर रहें और बच्चों की दिनचर्या पर आप एक तरह से वॉच रखें कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, किसके साथ रह रहा है, कहाँ उठ रहा बैठ रहा है, ताकि उसको एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर बचपन अपन उसको दे सके। ये मेरा आप सबसे अपील, निवेदन व विनती रहेगी। और सभी बच्चों से मेरा रहेगा कि जीवन बहुत अनमोल है, उचित शिक्षा प्राप्त करें और सही दिशा में आप लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैडम इसी में से क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। आपने बात की सर्विलांस ही हो गया, जो फैमिली से हो गया, बच्चों को ध्यान रखने का एक केयरिंग सेंस में, तो इसमें और आज़ादी में क्या डिफरेंस है? जो फैमिली आप हमें आज़ादी देते हो जी। और उसमें सर्विलांस में क्या डिफरेंस रहता है? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता कहीं ना कहीं? मतलब आज़ादी देकर और फिर चेक रखना है? नहीं, चेक में रखना। हाँ देखो, क्योंकि बच्चा जो है वो बचपन होता है उसको नॉलेज नहीं होती है क्या सही है क्या गलत है। उसको जो गलत चीज़ है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, सही चीज़ पे चलना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स जो होते हैं उनकी ड्यूटी बनती है बच्चे को चेक करने की कि वो सही डायरेक्शन पे है, सही लोगों के साथ बैठ रहा है, क्या उसकी रूटीन है। तो ये आज़ादी कहीं नहीं छिन रही है, ये बच्चे को एक सही फ्यूचर की तरफ। क्या कि आज़ादी के बारे में गरारी अड़ जाती है, हमारे निक्के निक्के मुंडे कुड़ियाँ होंगी, उन्होंने भी लगता है कि यार गलत हो रहा है। सो थैंक यू। थैंक यू। ओके।